हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास वैकल्पिक विषय की जो क्लासेस हैं उसके अंतर्गत मराठा साम्राज्य को लेकर के। आज मराठा साम्राज्य के सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे कि मराठा साम्राज्य आधुनिक भारत में किस प्रकार से उसका उदय हुआ, या मराठा साम्राज्य का किस प्रकार पतन हुआ, या कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्यों हार गया और कौन कौन से युद्ध हुए। यह एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के बारे में बड़ी एक अच्छी सी लाइन इतिहासकार कहते हैं कि मराठा साम्राज्य जंगल में लगने वाली एक आग की तरह है जो अचानक भड़क उठती है और पूरे जंगल में छा जाती है। हकीकत में देखा जाए तो मराठा साम्राज्य यहां से शुरू होने वाला एक छोटा सा राज्य के तौर पर उभरता है जो कि इससे पहले कभी कोई राज्य नहीं था। उसके बाद सोचिएगा कि पूरा दक्कन देख लीजिए, पूरा बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, पेशावर, पाकिस्तान, सोचिए गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में आ जाता, पूरे क्षेत्र में फैल जाता है जंगल में लगने वाली एक आग की तरह। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जानना चाहिए कि रियली में इतिहास में मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके लिए शिवाजी जिम्मेदार थे या उस समय की सामाजिकता और राजनीतिक आर्थिक जो परिस्थितियां थी वो जिम्मेदार थी, या कुछ और कारण थे। आज इन्हीं सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथ के साथ हम चर्चा करेंगे ये सभी मुद्दे कि मराठा साम्राज्य आपके इतिहास में किन कौन से टॉपिक के इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 यह है आपका उदय के कारण कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। पानीपत का युद्ध जिसमें मराठे पूरी तरह से टूट गए और इसके बाद पूरे भारत पर एकमात्र शासक बनने से रह गए और उनकी जगह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला और उसने हिंदुस्तान जीत लिया। हालांकि अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं था। उसके बाद फिर सीधी सीधी टक्कर शुरू हुई अंग्रेजों और मराठों के बीच में अपने अपने प्रभुत्व को लेकर के, और अंततः अंग्रेज जीते। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। जीते तो जीते, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि आखिर इनके बीच लड़ाई के प्रमुख कारण क्या थे और इसका परिणाम क्या हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज मराठा साम्राज्य का उदय। वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो कौन से कारक हैं जिन्होंने मराठा साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी नवंबर बैच जस्ट लॉन्च हुआ है और उसमें अभी एडमिशन 17 तारीख तक हो सकते हैं मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ में, जिसमें आप लोगों के लिए कम से कम टारगेट है कि प्रॉपर IAS है तो जितने मार्क्स चाहिए 300 से ज्यादा ऑप्शनल में, उतने मैं आपको दिलवा के रहूं। 300 से ज्यादा मार्क्स इजीली इतिहास में आ सकते हैं, बशर्ते कि आप लोग उस चीज को फॉलो करें जिसकी यूपीएससी को जरूरत है, और वह है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यानी कि जो तथ्य है, जो घटना है, उसका सही विश्लेषण आपको आना चाहिए। इतिहास में खासकर ऑप्शनल में बिल्कुल भी फैक्ट्स यूपीएससी नहीं पूछता और ना ही जरूरत है। तो यहां पर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे के कारण और उसके परिणामों को आपको जानना है। सिर्फ 2 चीजें जाननी है, बाकी कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। क्यों और कैसे, बात समझ गए नहीं? और उसके आधार पर आप अपनी भाषा में अपना प्रश्न पत्र लिख करके आ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई करंट अपडेट करने की जरूरत नहीं आपको, और इसका बहुत बड़ा रोल आपके जीएस में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शनल इतना स्ट्रांग होगा तो उसके जो जीएस के क्वेश्चन आएंगे जो कि यूपीएससी ऑप्शनल से ज्यादा टफ लेवल पर पूछ रहा है, उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे, अन्यथा प्रॉब्लम आएगी। और ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये मैं आप लोगों को लगातार बता ही रहा हूं। मैं मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों की क्लास लेता हूं अल्टरनेट डे पर, जिसमें जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका विश्लेषण कर रहा हूं।
तो उन क्वेश्चंस को आप देख करके समझ सकते हैं कि यूपीएससी ने अपना स्टैंडर्ड कहां पहुंचा लिया और हम अभी तक कहां पढ़ रहे हैं। फिर कहते हैं कि मार्क्स नहीं आते। तो अगर जीएस में नंबर बढ़ाने हैं और प्रॉपर सिलेक्शन लेना है तो हिस्ट्री ऑप्शनल आप लोगों के लिए बहुत ही आसान, सरल और बिना करंट अपडेट का सब्जेक्ट है, जिसमें कहानी के तौर पर बेसिक चीजों को याद रखिए, लिख करके आइए, 50-60% नंबर आराम से आपको आ जाएंगे। ठीक है ना। इसमें आप लोग एम के लाइव कोड यूज करने पर आपकी जो फीस है 14,999 रुपए हो जाएगी। तो जल्दी कीजिए मेरे बैच में ज्वाइन करने के लिए 17 तारीख तक। ओके, जल्दी कीजिए। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य का उदय। इसको लेकर के इतिहासकारों में अच्छा खासा मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था। ठीक है ना। अभी मैंने कहा था कि मराठा साम्राज्य एक जंगल में लगने वाली आग की तरह है, जो कुछ ही समय में पूरे जंगल में फैल जाती है, भड़क उठती है। ठीक है। सामान्य तौर पर इतिहासकार जो कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का मत है, कुछ अलग अलग इतिहासकारों का मत। अगर हम इस पर चर्चा करें तो इसको आप देख सकते हैं। कुछ ने कहा, कुछ इतिहासकारों ने, कि यह औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध परिणाम है। यानी कि औरंगजेब जो मुगल शासक था, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के विरुद्ध एक आंदोलन है, एक परिणाम है, या उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों का एक परिणाम मानते हैं। ठीक है ना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, यह एक राष्ट्रीय जागरण है। क्या है? एक राष्ट्रीय जागरण। बोले कि इसमें एक राष्ट्र के जागृत होने की एक परंपरा दिखाई देती है। कुछ कहते हैं कि नहीं, यह एक हिंदू धर्मोद्धारक राज्य के तौर पर उभर के सामने आया। हिंदू धर्मोद्धारक राज्य के तौर पर। ठीक है ना। यह कुछ लोगों ने कहा। इसके अलावा एक चीज और कही गई कि इसके उदय के पीछे शिवाजी का चमत्कारी नेतृत्व है। शिवाजी का क्या है? चमत्कारी नेतृत्व माना। इनकी वजह से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। लेकिन अगर हम इन बातों को गौर से देखें तो हमें ये सभी तथ्य पूरी तरीके से सही दिखाई नहीं देते। हाँ, कुछ कुछ अंश हो सकते हैं कि औरंगजेब की कट्टर हिंदू धर्म के प्रति जो नीति थी उसका विरुद्ध एक आंदोलन छिड़ा था, उसका भी एक परिणाम हो सकता है। एक राष्ट्रीयता की भावना, अपने स्वराज की भावना, यह भी परिणाम हो सकता है। एक हिंदू धर्मोद्धारक राज्य के तौर पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और शिवाजी का चमत्कारी नेतृत्व, ये तो हम सब बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ इसकी वजह से उभरा हो ऐसा नहीं है। इसको लेकर के ध्यान रखना, इसके उदय को लेकर के आपके जो मत हैं उनकी हम लोग चर्चा करते हैं कि जो मत हैं जिनको हम कहना चाह रहे हैं उदय के कारण। दोस्तों, उदय के कारण इसमें सामान्य तौर पर दो तरीके से माने गए हैं। एक अप्रत्यक्ष कारण माने गए हैं और दूसरे माने गए हैं प्रत्यक्ष कारण। ठीक है। अप्रत्यक्ष कारण में जो हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें पहला निकल के आता है इसकी भौगोलिक स्थिति, कि यहां की भौगोलिक स्थिति इसके उदय के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। दूसरी है यहां के भक्ति आंदोलन या महाराष्ट्र धर्म आंदोलन। महाराष्ट्र धर्म आंदोलन ये रहा। ये दो एक अलग तरीके से निकल के आते हैं।
इसके अलावा प्रत्यक्ष कारक निकल के आते हैं, तो प्रत्यक्ष कारक हैं, एक राजनीतिक कारक है, दूसरा सामाजिक कारक है, तीसरा आर्थिक कारक है, और चौथा है आपका शिवाजी का व्यक्तिगत कारक, शिवाजी की भूमिका। अब जी सोचिए, आपके सामने टोटल 6 पॉइंट हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 पॉइंट आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से। और इनके अंदर अगर 20-20, 30 शब्दों में अपनी व्याख्या कर लेते हो तो कोई पॉइंट मिस नहीं होता, बल्कि 150 से 200 शब्दों का आंसर आप आराम से लिख ले जाओगे। बस इसके अंदर आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे अब हम बात करें तो भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो यहीं पर हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं हल्का सा बताने की कोशिश करूंगा कि ये सबसे पहले इसके बारे में बात करें। एवरीबॉडी, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के बैठिए, नोट करते चलिए, ये ध्यान रखना। भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि इससे पहले यहां पर कोई भी कभी भी कोई राज्य का विकास नहीं हुआ, वो था इसकी भौगोलिक परिस्थितियां। यानी कि यह राज्य, यह क्षेत्र कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। कैसा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है, चारों तरफ पहाड़ियों और नदियों समुद्रों से घिरा हुआ है। बारिश बहुत कम होती है क्योंकि पश्चिमी घाट की परंपरा है, इस वजह से यहां पर बारिश की संभावना बहुत कम हो जाती है, सूखा ज्यादातर पड़ता है, खेती की संभावना बहुत अच्छी है नहीं। ये सब इसकी बहुत भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यानी कि हम 2 पॉइंट इसमें कह सकते हैं। नंबर 1 कि यह क्षेत्र कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं रहा, कभी भी किसी के नियंत्रण में नहीं रहा, ठीक है ना? और इसीलिए यहां के लोग शुरू से ही कैसे हैं? स्वतंत्रता प्रेमी, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते। हाँ, नौकरी कर लेंगे लेकिन अंदर से स्वतंत्र हैं। थोड़ी बहुत नौकरी की है ऐसा नहीं है, लेकिन मूलतः ये स्वतंत्र है। दूसरा कारण यहां की भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक जो स्थिति है वो काफी जटिल है। कैसे जटिल है? कि जिस जगह पर यह उपजता है, तो सोचिएगा इसके उत्तर में, जहां पर यह उदय हुआ, उत्तर में पहाड़ है, विंध्या रेंज है। पश्चिम में देखेंगे तो आपका पहाड़ और समुद्र दोनों हैं, समुद्र दोनों हैं, ठीक है ना? पूर्व में देखेंगे तो भी पठार है, पठार और पहाड़ दोनों हैं, ठीक है ना? और दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में भी पहाड़ हैं, उनके बीच में मौजूद है ये, यानी इन सब के बीच में है। और बीच में कैसा है? ये पठारी इलाका है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना? दूसरी सबसे बड़ी चीज कि यह वृष्टि छाया प्रदेश में है, यानी कि यहां बारिश नहीं होती। वृष्टि छाया प्रदेश कैसे होता है ये मैं बता देता हूं। देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि यहां पर एक आपकी ये रेंज जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और आपका मानसून कैसे चलता है? यूं, ठीक है ना? इस तरीके से। इस तरीके से तो ये जो क्षेत्र निकल करके सामने आता है, ये वाला हिस्सा जो देखेंगे, इसके जस्ट पीछे वाला, क्योंकि सारी बारिश जो होती है वो इधर साइड में होके चली जाती है। जब बादल आते हैं, बादल इन पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकरा करके इधर बारिश कर देते हैं और इधर सूखा पड़ जाता है। उसी को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश।
पठारी इलाका, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है, काली मिट्टी होती है, केवल कॉटन पैदा होता है या थोड़ा बहुत कपास, थोड़े बहुत चावल वावल और थोड़ी बहुत गेहूं की खेती थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। यही है आपका वृष्टि छाया प्रदेश। देखिए बहुत अच्छे से समझने वाला टॉपिक है ये, वृष्टि छाया प्रदेश। ओके, अब आप समझ में आ गया कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। तो ऐसी कंडीशन में अब आप समझ लीजिएगा कि उपजाऊ जमीन है नहीं, सारी चीजें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा यहां के जो लोग हैं वो कैसे होंगे? मेहनतकश होंगे, लेकिन अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी आय बहुत कम है, अमीर नहीं है, मेहनतकश हैं, मेहनती हैं। और इसी वजह से ये लोग कैसे हैं? इनके अंदर एकता ज्यादा है, क्योंकि सभी संघर्षशील हैं। क्योंकि ऐसे क्षेत्र में खेती करने वाले कुछ होता नहीं है, ज्यादा कुछ होता नहीं, तो मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं, मजबूत हैं, स्वतंत्रता प्रेमी हैं, संसाधन ज्यादा है नहीं, इसलिए आपस में कोई लड़ाई झगड़ा संघर्ष ज्यादा है नहीं। तो ये एक स्थिति है इन लोगों की। क्लियर हो गया? अब दूसरा आती है इसकी महाराष्ट्र धर्म आंदोलन की, यानी कि धार्मिक भूमिका। तो इस इलाके में आप देखेंगे तो धार्मिक स्थिति में यहां पर एक भक्ति आंदोलन की परंपरा शुरू हुई, महाराष्ट्र धर्म की भक्ति परंपरा। और भक्ति परंपरा में आप नाम सुनते होंगे, कौन कौन थे? ज्ञानदेव, संत तुकाराम, ठीक है ना। ये सब भक्ति परंपरा में यहां पर बेसिकली दो परंपरा आए, धरकरी संप्रदाय की और बरकरी संप्रदाय की, ठीक है ना। और इनके जो संत हैं, ज्ञानदेव हैं, तुकाराम हैं, ठीक है ना। ज्ञानदेव, तुकाराम याद है कि नहीं एवरीवन? ठीक है ना। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वरी कहते हैं इनको, नामदेव कह लीजिए, ठीक है। और आपके समर्थ गुरु रामदास हैं जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। तो एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, नामदेव हो गए, ज्ञानेश्वर हो गए, रामदास हो गए, ये सभी संप्रदाय हुए। और इन लोगों ने इसके अंतर्गत जो चीज फैलाई वो आप सोच लीजिएगा कितनी बड़ी चीज फैलाई। इन्होंने सबसे बड़ी चीज तो के सामाजिक जटिलताओं का विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। और सब जब सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया तो इसका मतलब उन्होंने एकता को बढ़ावा दिया। भाई उस समय में ये सारी चीजें की, एकता को बढ़ावा दिया। साथ के साथ इन्होंने एक मराठी भाषा, मराठी संस्कृति का विकास किया, और जब मराठी संस्कृति, मराठी भाषा हो जाए तो वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उन सबके बीच में एकता स्थापित हो जाती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हुई। और इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों में आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना को पैदा किया, तो इस तरीके से उनके अंदर एकता, जागरूकता, ये सारी चीजें उभर कर सामने आई। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये मराठी जो क्षेत्र है वो एक राज्य के तौर पर नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में विकसित हुआ। ध्यान रखना, इसकी वजह से पूरा मराठा क्षेत्र एक समुदाय के रूप में विकसित हुआ। ठीक है। तो ये एक कंडीशन आपको दिखाई देती है, कैसे उन्होंने पूरे के पूरे क्षेत्र को जाति धर्म प्रथा सारी चीजों को हटा करके, सब कुछ तोड़ताड़ करके, सब कुछ खत्म करके एकता को स्थापित किया सारी चीजों को लेकर के। और उनके बीच में
एक समुदाय की भावना विकसित की। मराठी समुदाय, मराठी मानुस, मराठा क्षेत्र, सब कुछ एक स्तर पर उन्होंने डेवलप किया। यह थी उनके अप्रत्यक्ष तौर पर एक रहने की स्थिति। ठीक है ना? तो यह कंडीशन हुई। अब आ जाते हैं इसके पीछे, इसके बाद प्रत्यक्ष कारक की हम बात करें तो प्रत्यक्ष कारक, प्रत्यक्ष दो कारकों के संदर्भ में मैंने कहा था कि राजनीतिक एकता वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या कारण है। तो देखिए, प्रत्यक्ष कारक में सबसे पहले विजयनगर बहमनी का पतन हो गया। इनका क्या हो गया? पतन। विजयनगर बहमनी लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गए। ठीक है ना? और ये छोटे छोटे राज्य में बट गए, राज्य में बटे, और छोटे छोटे राज्य में बटे तो मराठा साम्राज्य को उभरने के लिए एक मौका मिल गया, क्योंकि इनका विरोध करने के लिए बड़ा साम्राज्य नहीं बल्कि छोटे छोटे राज्य रजवाड़े हैं। ठीक है ना? दूसरी तरफ दूसरा कारक था मुगल और बहमनी संघर्ष। जो बहमनी के राज्य थे उनके बीच में मुगलों से संघर्ष चल रहा था, तो ये भी परिस्थितियां उनके अनुकूल हो गई। बोले तुम लड़ते रहो, हम इधर अपना काम कर लेंगे। तुम्हारी लड़ाई हो रही तो मुगलों का क्षेत्र भी छीन लिया और बहमनियों का क्षेत्र भी छीन लिया, उनके किले भी छीन लिए। ठीक है ना? तीसरा आपका इसी के अंतर्गत औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने बीजापुर गोलकुंडा का विलय कर लिया। जो अंतिम बड़े राज्य बचे हुए थे उनका विलय कर लिया। और जब इनका विलय हो गया तो फिर शिवाजी के लिए फिर बचा क्या इनका विरोध करने वाला? शिवाजी की बेसिक लड़ाई किससे थी? बीजापुर से, गोलकुंडा से। इनसे ज्यादा थी, मुगलों से बहुत कम। मुगल तो बाद में जाकर के उनसे लड़ाई झगड़े में शामिल हुए हैं, वरना पहले तो बीजापुर से ही लड़ाई होती थी। जो आपने नाम सुना होगा अफजल, जिसकी हत्या की थी शिवाजी ने, वो कहां का सेनापति था? बीजापुर का। ठीक है ना? और ये कंडीशन आप समझ सकते हो। और इसी में एक चीज और भी थी, तीसरा एक कारण और भी था। मराठा लोग पहले मुगल और बीजापुर में नौकरी कर रहे थे, और वहां से इन्होंने प्रशासन का अनुभव लिया कि नहीं लिया? जब उनका साम्राज्य खत्म हो गया, मुगलों को छोड़ के चले आए, और जो बहमनी साम्राज्य थे उनके यहां उनका राज्यों का जब विलय हो गया तो वो लोग फ्री हो गए। फ्री होकर के वापस कहां आ गए? अपने मराठा क्षेत्र में। तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा कि उसका फायदा शिवाजी को और मराठा साम्राज्य को मिलना तय है। और इस तरीके से उन्होंने मराठा साम्राज्य में उस अनुभव को साझा किया, उसको बढ़ावा दिया। ठीक है ना? तीसरा एक कारण और भी है, सामाजिक स्तर पर देखेंगे। सामाजिक स्तर पर बड़े जमींदार और वर्सेस छोटे जमींदार के बीच लड़ाई, के बीच संघर्ष। बड़े जमींदार साथ देना चाहते हैं मुगल या बीजापुर के समर्थक हैं, बीजापुर समर्थक, और ये करते हैं छोटे जमींदारों का शोषण। इसीलिए छोटे जमींदारों ने क्या किया? मराठा राज्य का साथ दिया। ठीक है ना? जब बड़े जमींदार, जिन्हें वतनदार कहते हैं, वो छोटे जमींदारों का शोषण कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। और ये बेसिकली मुगल और बीजापुर के समर्थक थे। और जब मुगलों ने बीजापुर को विलय कर लिया तो ये स्वायत्त स्थिति बनाए रखना चाहते थे, किसी के अधीन आना नहीं चाहते थे, न मराठों के न मुगलों के, किसी के अधीन। बोलो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
और साथ के साथ ये छोटे जमींदारों का शोषण करते हैं। इसलिए छोटे जमींदारों ने अपना शोषण बचाए रखने के लिए शिवाजी का साथ दिया और मराठा राज्य का निर्माण करने में योगदान दिया। ठीक है ना। और शिवाजी ने इस संदर्भ में भय और प्रेम की नीति अपनाई। बड़े जमींदारों पर भय दिखाया, डर पैदा किया और छोटे जमींदारों के साथ में प्रेम की नीति अपनाई। उनको अपने साथ जोड़ा, अपने स्वराज में, अपने राज में, अपने स्वराज में, कि हमारा अपना स्वराज होगा। कुछ के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, कुछ के साथ अपने कई सारे अच्छे संबंध बना करके उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। ठीक है ना। आर्थिक स्थिति में आ जाइए। आर्थिक स्थिति यहां पर कमजोर है, कृषि पिछड़ी है, व्यापार ना के बराबर। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे हैं? ये संघर्षशील तो है ही है, साथ के साथ पड़ोसी क्षेत्रों में लूटमार करने वाले लोग, पड़ोसी क्षेत्रों में लूटमार करना, और जब इनके पास पैसा नहीं है तो अब आप खुद समझ लीजिएगा कि राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है। यही वजह है कि शिवाजी ने इसी वजह से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर को लागू किया था। इसी कारण शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी दो कर हैं, सरदेशमुखी लागू किया था। और उसके बाद पेशवाओं ने, मराठा शासकों के लिए यह मजबूरी भी थी और उनके पतन का कारण भी थी, क्योंकि इसी नीति की वजह से, चौथ और सरदेशमुखी कर की वजह से, इन्होंने कभी भी किसी को अपना मित्र नहीं बनाया। नेवर, कभी किसी को मित्र नहीं बना पाए, क्योंकि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। चौथ इनके लिए अनिवार्य है, और चौथ हर किसी से वसूलेंगे तो फिर वो तुम्हारा मित्र क्यों होगा? तुम्हें अपने राज्य का 1/4 हिस्सा आय का कोई क्यों देगा? ये एक बहुत बड़ा कारण था। और सबसे लास्ट में है आपका, इन सब के बाद में, वो है आपकी शिवाजी की भूमिका। इसके बाद आती है शिवाजी की भूमिका, कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य के उदय में क्या भूमिका निभाई। अब आप समझ लीजिएगा। इतने सारे डायमेंशन होने के बाद निकल करके आता है मराठा साम्राज्य, यानी कि कह सकते हैं कि चमत्कारी नेतृत्व। अब आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। योग्य प्रशासक, बिल्कुल है, योग्य प्रशासक हैं। गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ हैं, खुले मैदान में न लड़ना। गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ, यानी छापामार युद्ध जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना। कूटनीतिज्ञ, कहां पर हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, कूटनीतिज्ञ। और सबसे बड़ी चीज है वो है, इन्होंने किले का महत्व को समझा, किलों का महत्व पर बल दिया, और पूरे राज्य में किले ही किले इन्होंने बनवाए। अब आप समझ लीजिएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिस्थितियां पहले भी मौजूद थी, फिर भी कोई भी मराठा साम्राज्य का सरदार राज्य का निर्माण नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनमें शिवाजी के जैसी गुण और योग्यता नहीं थी। इसलिए मराठा साम्राज्य के निर्माण में शिवाजी की भूमिका महत्वपूर्ण थी, यानी कि बिना शिवाजी के यह मराठा साम्राज्य का निर्माण नहीं हो सकता था। यह कन्फर्म है। परिस्थितियां पहले भी मौजूद थी, तो कोई भी मराठा सरदार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा क्यों नहीं कर पाया। अब आप समझ लीजिए। तो यह टॉपिक पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसी तरीके से पूरा इतिहास समझने की जरूरत है, और इसी तरीके से पढ़ने पर और इसी तरह से लिखने पर आपको नंबर मिलेंगे, और डेफिनेटली नंबर मिलेंगे बहुत आसानी से।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद फिर कभी शायद आप मराठा साम्राज्य के उदय के कारणों को कभी भूल पाए, शायद ही कभी भूल पाए। ठीक है ना? तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपना कोर्स बुक कीजिए। 17 तारीख तक इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। तो फटाफट 300 से ज्यादा नंबर लाने के लिए मेरे साथ और एक बहुत सरल तरीके से इतिहास पढ़ने के लिए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। अदर सब्जेक्ट के कंपेटिबली मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको बहुत बेटर परिणाम मिलेंगे इसके, और आपके फेवरेबल रहेगा, नंबर अच्छे आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, जल्दी कीजिए आप लोग। मात्र 14,999 रुपए में MK लाइव कोड के साथ में इस बैच को दोपहर में 1 बजे। और अगर P2I लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, GS का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो ये बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 बजे मेरे साथ। तो फटाफट कीजिए MK लाइव कोड के साथ में 35,999 रुपए में। लॉन्ग टर्म बैच 2027 और 28 के लिए। तो आप में से जो 2027-28 के लिए तैयारी करना चाहता है कि मैं पहले अटेम्प्ट में IAS क्वालिफाई करूं और अच्छी रैंक के साथ में, तो एक सिस्टमैटिक स्टडी के साथ में मेरे साथ मेरी गाइडेंस में जुड़ जाइए। बैच को ज्वाइन करिए, तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। आधे अधूरे प्रयासों से कभी भी रिजल्ट नहीं आता, ये बार बार मैं कहता हूं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोड लगाना मत भूलना, MK लाइव, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।